नमस्कार, बीएन परिवार में आपका स्वागत है। तो ये बेसिकली बीएनपी प्रो की फर्स्ट वीडियो मीट की प्रेजेंटेशन है, जिसके बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे पहला है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए, फोकस ऑन अर्निंग्स। अभी हम बात करेंगे उसकी डिटेल में। दूसरी बात है सेव एज मच एज यू कैन इन अर्ली ईयर्स। फिर तीसरी बात है कि इन्वेस्ट दैट सेविंग्स प्रूडेंटली इन लॉन्ग टर्म अप ट्रेंडिंग एसेट्स। फिर हम थोड़ी बात करेंगे कंपाउंडिंग की, जिसको लोग समझते तो हैं कि वो समझते हैं, बट वो शायद ही एक लॉन्ग पीरियड में कंपाउंडिंग की जो पावर है उसको समझते हो। और आखिर में हम बात करेंगे कि बीएनपी प्रो से कैसे हमें मदद मिल सकती है ये अचीव करने में। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, फोकस ऑन अर्निंग्स। लोग बोलते हैं कि बैलेंस शीट के बारे में पढ़ो, बिजनेस के बारे में पढ़ो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पढ़ो, उनकी कौन सी सब्सिडरी है, वो क्या करती है वो पढ़ो, कैश फ्लो पढ़ो, उन्होंने किसी दूसरी सब्सिडरी को या ग्रुप कंपनी को बहुत लो इंटरेस्ट रेट या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन तो नहीं दे दिया है। ये सब पढ़ो। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि अर्निंग्स पे फोकस करो। अर्निंग्स कंपनी की नहीं, स्टॉक की नहीं, बिजनेस की नहीं, अपनी अर्निंग्स। क्योंकि अगर आप नहीं कमाएंगे तो आप फिर आगे ये पहिया चलेगा कैसे? पहली जो ज़रूरत है ये पहिया चलने की, वो है अर्निंग्स, आपकी अर्निंग्स। तो आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए, थोड़ा सा और मेहनत करिए ताकि आपकी अर्निंग्स बढ़े। आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो आप सेविंग्स नहीं बढ़ा पाएंगे। सेविंग्स नहीं बढ़ा पाएंगे तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं ना वेल्थ क्रिएशन की बात करने का। तो ये आइडिया है, फोकस ऑन अर्निंग्स, नॉट ऑन कंपनी, ऑन योर अर्निंग। एंड सेकंड थिंग इज save as much as you can in early part of your career. So again, यहाँ पे भी हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मली जो आजकल पॉपुलर है, बहुत कूल है, उसके उल्टा बात कर रहे हैं। पॉपुलर ये है कि भाई ज़िंदगी छोटी होती है, नए नए हो, अभी अभी तो जॉब करना स्टार्ट किए हो, अभी तो बस 25 साल के हो, 28 साल के हो, जीने की उम्र है, खेलने की उम्र है, घूमने की उम्र है, और वगैरह वगैरह। बेसिकली उन सब में निचोड़ ये है कि वो आपको बता रहे हैं कि आप कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो बता रहे हैं कि आपको खर्च कहाँ-कहाँ करना है ना? तो वो आपके खर्चे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। हम उल्टा बोल रहे हैं। अच्छा, उस खर्चे में खर्चा लोगों का पूरा नहीं होता तो लोग फिर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं, फिर बहुत सारा उनके ऊपर लोन हो जाता है, फिर टेंशन बढ़ जाती है, और फिर 28 की उम्र में 50 के दिखने लगता है। वो नहीं करना है, उल्टा करना है। जो कि कूल नहीं है आजकल बोलना। वो ये है कि जब आप करियर स्टार्ट करते हैं तब आपके पास ज़्यादा मौका होता है, आपके ऊपर बर्डन नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एज सच। तो लाइफ का वो पार्ट है जब आप बहुत ही एग्रेसिवली सेव कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, खर्च बढ़ते जाएंगे, और वो घटने नहीं हैं। इन्फ्लेशन छोड़िए, अदरवाइज भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां और खर्च बढ़ते जाएंगे। तो अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर सेविंग इज मस्ट। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। हम फिर कभी किसी और एक वीडियो में डिटेल में बात करेंगे अर्ली पार्ट ऑफ करियर में सेविंग करने का और बाद में सेम काम करने का क्या अंतर होता है। अर्ली पार्ट करना बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम इस बात से ये स्लाइड एंड करते हैं। तो फिर अगर हमने ये सीख लिया कि हमें अपनी इनकम पे ध्यान देना चाहिए, हमने ये सीख लिया कि हमें अपनी सेविंग्स पे, बचत पे ध्यान देना चाहिए, तो तीसरी बात आती है कि अच्छा, इनकम बढ़ गई, बचत हो गई, उस बचत का करें क्या? लोग सोचते हैं उठाए पैसा, डाल दिए, बैंक में ही पड़ा है। भाई बैंक में मिलता है 4%। अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टाइप का कोई बैंक है तब तो ठीक है, 6%, 6.5% मिलता होगा करीब वहाँ पे।
लेकिन ज़्यादातर बैंक 4%, 3.5%, 3.25% ऐसा इंटरेस्ट रेट देते हैं। अब बताइए, अगर ऐसे में अगर आपने पैसे छोड़ रखे हैं, वो तो इन्फ्लेशन से भी कम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो फिर क्या वेल्थ ग्रो हुई? कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा, तो फिर करें क्या? पैसे हैं, फिर लोग सोचते हैं ये रियल एस्टेट है, गोल्ड है। तो देखिए, हम ऐसे सोचते हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। गोल्ड मतलब ठीक है, ओवर द पीरियड उसका रेट बढ़ता गया क्योंकि वो लिमिटेड है, तो इसलिए रेट बढ़ रहा है। बट गोल्ड का अपने आप में कोई कैश फ्लो नहीं है। वो कुछ वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है। उसकी वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, और गोल्ड उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। उसकी सप्लाई उतनी तेजी नहीं बढ़ रही है जितनी तेज डिमांड बढ़ रही है। बस इस वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। वैसे भी इंडियंस को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एनीवे वो गोल्ड में उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि शादी के लिए चाहिए, कोई और पर्पज़ है। तो गोल्ड से जो एफिनिटी है इंडियंस की, वो वेल नोन है। उनको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे गोल्ड खरीदें। ठीक है, तो बस उतना ही ठीक समझ आता है। फिर आता है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में प्रॉब्लम ये है कि अब अगर आप इंडिया में देखें तो 2012 के बाद से प्राइसेस बढ़े ही नहीं है लगभग 8 साल। 8 साल। लेकिन लोगों को वो बुरा नहीं लगता, लोगों को समझ ही नहीं आता कि कुछ दिक्कत है इसमें। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो घर तो उन्होंने लिया है, वो तो है ही, दिखता ही है। तो उन्हें वो फील नहीं आती कि 8 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। अभी उनको बोल दो कि ये स्टॉक बता रहे हैं हम, ये खरीद लो, और ये स्टॉक 8 साल में कुछ नहीं किया, तो देखिए वो 8 साल तो छोड़िए, 6 महीने में उनका दिमाग खराब होने लगेगा कि अरे ये बढ़ा क्यों नहीं है, इन्वेस्ट किया था। लेकिन रियल एस्टेट में वो बात नहीं है, तो लोगों को वो समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, और प्रॉब्लम है रियल एस्टेट में ये प्रॉब्लम है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। वॉल्यूम बहुत कम होता है और वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ट्रांजैक्शन की। मतलब आप, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जाके इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं कि जहाँ पे आप 1 लाख रुपए में रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट कर सके। तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ी हो जाती है। और एक और बात उसमें, जैसे आपके पास 3 घर हैं, आप उसमें से एक बेचना चाहते हैं, तो आप किसको बेचेंगे? आसपास वाले जान पहचान वाले लोग, उन्हीं को तो बेचेंगे। और अगर आप बेच रहे होंगे तो आपके पास कोई वजह होगी, तो अब वो लोगों को पता होगी पहले से। तो ये जो बायर और सेलर के इसमें निगोशिएशन है, उसमें पावर जो है सेलर के पास नहीं है, आपके पास नहीं है, वो बायर के पास है। क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी मजबूरी है, और इस मजबूरी की वजह से आप बेच रहे हैं, आपको तो बेचना ही है इतने समय में। तो आप समझ रहे हैं, आपको वो प्राइसेस नहीं मिलेंगे, वो स्टॉक में नहीं होता। स्टॉक मार्केट वेरी लिक्विड, कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, लो वैल्यू, हाई वॉल्यूम। तो इसलिए हमें इक्विटी पसंद है। ये हुई छोटी बात। अभी मेन इक्विटी हमें इसलिए पसंद है क्योंकि देखिए, रियल एस्टेट में भी अल्टीमेटली उसमें क्या हो जाएगा, आप कुछ बना देंगे थोड़ा बहुत, वो हो जाएगा, दैट्स इट। उसमें और कुछ वैल्यू ऐड होने का तो चांस है नहीं, एक्सेप्ट इन्फ्लेशन, या अचानक से वहाँ कोई नेशनल हाईवे बन जाए तो अलग बात है। ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा हर जगह, तो वो प्रॉब्लम्स है। मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इक्विटी में देखते हैं, इक्विटी में जैसे डिफरेंस ये है कि जैसे आप मान लीजिए आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, तो आपने, ऐसा नहीं है कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक शेयर खरीद लिया है, उसकी कोई वो नहीं है, बस वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, आप बेच देंगे, हो गया। ऐसा नहीं है। इक्विटी लॉन्ग टर्म में एक ऐसी अकेली एसेट है, क्लास, जो अप ट्रेंड करती रही है हमेशा। आप अगर ठीक ठाक पीरियड लेंगे टाइम का, तो उसमें आप देखेंगे कि इक्विटी ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अप ट्रेंडिंग रिटर्न्स दिए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। लोग बदलते हैं, लोग बेहतर होते हैं, पहले से इवॉल्व होते हैं, चीज़ें सीखते हैं, तो वो, उसके ऊपर आप पैसे लगा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, जो हम अभी बात कर रहे थे रिलायंस की, तो जब आप रिलायंस पे पैसे लगाते हैं, वो रिलायंस पे पैसे लगाने का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू ओन अ कंपनी फॉर विच मुकेश अंबानी वर्क्स। तो आपने अंबानी को हायर कर लिया, एक तरीके से सीधे बात में कहें तो ये बात हुई। तो अगर आपने अंबानी को हायर कर लिया, तो अंबानी के कनेक्शंस, एक्सपीरियंस, ट्रैक रिकॉर्ड, वो सब भी साथ में आया ना। तो अंबानी तो पहले से बेटर कर रहे हैं। तो अगर आप ओन करते हैं, जिसके लिए अंबानी काम करते हैं, तो आपका भी तो फायदा है। तो ये तरीका होता है सोचने का, और इक्विटी इसीलिए सबसे बेहतर असेट क्लास है। और अगर आप प्रमोटर नहीं है, तो आपको स्टॉक से जीवन भर
का यू नो बॉन्ड जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जब तक परफॉर्म करे तब तक रखिए, नहीं करता है छोड़ दीजिए। दूसरे स्टॉक हैं, दूसरी इक्विटी हैं, दूसरे कंपनीज हैं जो अच्छा कर रहे हैं उस समय, उन पे ध्यान दीजिए। तो ये हुआ वाई वी लाइक इक्विटी। ना वी विल टॉक अबाउट कंपाउंडिंग। इमेजिन 30% CAGR, and let's see if you can imagine what it can do in 5, 10, 25, 40, 50 years. Let's see. So you invested 1 lakh, say rate of return is 30%, which I understand that it is too high, but कोई बात नहीं। आप ये हम बस एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। तो आपने 1 लाख डाले, 30% रेट ऑफ रिटर्न है, आपने देखा 5 साल में वो 4 लाख हो गया, तो आपने कितना ऐड किया? 3 लाख ऐड हुआ ना। और अगले 5 साल में देखिए, मतलब टोटल 10 साल में वो 4 के बजाय 14 हो गया। मतलब कितना ऐड हुआ? 4 से 14 हुआ 10 लाख ना। तो पहले 5 साल में 3 लाख ऐड हुआ, अगले 5 साल में 10 लाख ऐड हुआ, और फिर ऐसे ही अगर आप देखें तो वो 14 से 51 हो गया। तो अगले 5 साल में आप फिर से देख लीजिए कि 37 लाख ऐड हो गया। तो अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो देखिए 20 साल में आपका जो 1 लाख है वो 1.9 करोड़ हो गया। थोड़ा सा कम नहीं तो 2 करोड़ रुपए हो गए। अच्छा, आपने देखा होगा, अभी भी देख रहे होंगे, बचपन में भी देखा होगा, बहुत से लोग हैं जिनके पास 1 लाख रुपए हैं। पहले भी थे, 20 साल पहले भी थे। लेकिन आज उनके पास 20 साल बाद तो 2 करोड़ रुपए नहीं है, उनकी नेटवर्थ नहीं है 2 करोड़। क्यों नहीं है? लोग पास पैसे तो होते हैं लोगों को, लेकिन ये नहीं पता है कि उस पैसे से उसका सही इस्तेमाल कैसे करें, कैपिटल एज ए लेवरेज कैसे यूज करें, कंपाउंडिंग क्या होती है वो उन्होंने बस सूत्र पढ़ा होता है 5th क्लास में, 8th क्लास में, और उसका मतलब सही से नहीं समझ में आता कि ये कितना पावरफुल है। अच्छा, देखते हैं इसकी पावर। और 20 साल में जो चीज 1.9 करोड़ है, वो 25 साल में, मतलब अगले 5 साल में 1.9 से 7 करोड़ हो गई। और टोटल 30 साल में, मतलब फिर से 5 साल और चले गए अगर हम आगे, 26 करोड़। 30% बहुत ज़्यादा है, अचीव करना मुश्किल होता है, लेकिन आप आइडिया देखिए कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। लोग समझते नहीं है कि अगर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए अगर आप अच्छे से कंपाउंड कर रहे हैं डिसेंट रेट में, और ज़्यादा कोई बड़ी फेल्योर नहीं है, तो अनइमेजिनेबल नेटवर्थ हो सकती है। सो दैट वाज अबाउट द कंपाउंडिंग। नाउ लेट्स गेट बैक टू व्हाट डज BNP Pro brings to the table. What do we do? 4 things. It will reduce your time, your efforts that you're putting in the market. How does that happen? Why? Because here we specialize in finding the new emerging trends, not claiming कि सबसे पहले कर देंगे, बट अर्ली पार्ट में। तो अगर आप अर्ली पार्ट में कोई ट्रेंड पहचान लेते हैं तो आपका टाइम बच जाता है अननेसेसरी। इनका ट्वीट पढ़ रहे हैं, उनका ब्लॉग पढ़ रहे हैं, वो ईमेल आया, न्यूज़लेटर, वो बुक पढ़ रहे हैं, वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वो कॉन कॉल पढ़ रहे हैं, वो सब करने से समय बच जाएगा आपका। जैसे जैसे जुलाई के आखिरी हफ्ते में, सेकंड, थर्ड फोर्थ वीक में हमने पहचान लिया कि भाई आईटी में पावर आ रही है, आईटी सेक्टर में। उसमें टाइम लगा, 2 महीने बाद वो दिखा स्टॉक प्राइसेस में, लेकिन पहचान लिया ना, तो टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ा ना। अपना 4-6 स्टॉक खोज लिए, चुपचाप बैठे रहे, सही एंट्री पॉइंट मिली, खरीद लिया, दैट्स इट। तो इट रिड्यूसेस योर टाइम। देन सेकेंड थिंग, इम्प्रूव्स प्रोसेस। तो प्रोसेस कैसे इम्प्रूव होता है, आपका तरीका कैसे सुधरता है? वो इसलिए क्योंकि बीएनपी कोई वो नहीं है कि टिप दे दी, खरीद लिया, बेच लिया, काम खत्म। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म। वहाँ पे हम अपने ऑब्जर्वेशन पैटर्न जो हमें दिख रहा है वो शेयर करते हैं, जो अभी तक काम करता है वो शेयर करते हैं, उसमें अगर अभी नहीं काम किया तो क्यों नहीं काम किया वो शेयर करता है। बाकी लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने मैनेज किया ट्रेड, क्या नया पैटर्न वो देख रहे हैं। तो ये क्या करता है, विजडम ऑफ द क्राउड, प्लेटफॉर्म में जो लोग हैं उन सबका कलेक्टिव जो विजडम है वो उभर के सामने आता है। तो इस तरीके से प्रोसेस इंप्रूव होता है। तो फर्स्ट थिंग इज टाइम कम लगेगा आपका, सेकेंड थिंग इज आपका प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। देन थर्ड थिंग,
इंक्रीज्ड रिटर्न्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ऐसी फिलॉसफी फॉलो करते हैं जिसमें लॉस को आप बहुत जल्दी, जैसे ही आपको पता चलता है आपने गलती कर दी, ट्रेंड आपने गलत पढ़ लिया, जम्पशंस आपके गलत हो गए, हाइपोथेसिस काम नहीं कर रही है और आपने लॉस को कट कर दिया, एग्जिट कर दिया पोजीशन को, उसमें ये नहीं कि थ्योरी बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, इनका ट्वीट पढ़ लिया, उनसे पूछ रहे हैं, वहाँ गूगल से न्यूज़ निकाल रहे हैं, कोई कोई तो पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए ताकि हम इसे होल्ड कर लें, बहाना मिल जाए हमें होल्ड करने का, ऐसा नहीं करना है। तो हम ये नहीं करेंगे। और गेन्स जो है हमारे, जो ट्रेड काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पैटर्न की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आगे चल रहे हैं, अगर वो हम रन करने दें और लॉसेस को जल्दी कट कर दें तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न्स जो है बढ़ जाएंगे। सो ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात कि अगर आप ये फिलॉसफी टोटल अगर आप ऐसे फॉलो कर रहे हैं इस तरीके से, तो आपकी जो स्टॉक मार्केट लाइफ है, इन्वेस्टमेंट लाइफ है, फाइनेंशियल जर्नी है, बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगी, बहुत ही पीसफुल हो जाएगी। बिकॉज आफ्टर ऑल अगर आप सो नहीं सकते अच्छे से तो ऐसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करने का क्या फ़ायदा है कि जो आपकी नींद उड़ा दे। तो ये बात है। अच्छा, ये सिंप्लीफाइड और पीसफुल कैसे? क्योंकि देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं और हम बता सकते हैं कि 10 साल में ये स्टॉक ये कर देगा, वो कर देगा। वजह ये है कि जब जो मैनेजमेंट है कंपनी का, जो प्रमोटर है, जब वही नहीं जानता है कि 10 साल में कंपनी कहाँ पहुँच जाएगी, क्या होंगे प्रॉफिट्स, क्या होंगे सेल्स फिगर, तो हम कौन होते हैं? हमें इतना ज़्यादा कैसे पता हो सकता है कि हम कुछ बोल पाए? तो हम भी नहीं मानते कि हमें पता है। अच्छा, तो इससे हमारा क्या होता है? तरीका बदल जाता है चीज़ें देखने का। तो हम अननेसेसरी लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर नहीं बनते। फिर हम बनते क्या हैं? हम बनते ये हैं कि भाई, हमने एक पैटर्न देखा, कभी काम किया था, वो हम यहाँ लगा रहे हैं, काम कर रहा है, जब तक कर रहा है तब तक वहाँ पे हैं, जैसे ही वो फेल हुआ, हमें लगा गलती हो गई, बाहर निकल गए। कुछ उसमें अननेसेसरी और कुछ नहीं करना। तो दैट इज हाउ योर स्टॉक मार्केट लाइफ बिकम्स सिंप्लीफाइड एंड पीसफुल। तो ये आइडिया हो गया कि बीएनपी प्रो से क्या हो सकता है। फाइनली, अभी हमने बात की थी कंपाउंडिंग की 30%, नाउ वी आर सेइंग ऑल यू नीड इज 15% प्लस, 15% से थोड़े ज़्यादा रिटर्न, दैट इज ऑल यू नीड। उतना मिल गया बस, बहुत है, बहुत। अगर आप अच्छे टाइम पीरियड के लिए 10 15 20 25 30 साल तक अगर कंपाउंड कर रहे हैं 15% और उससे ज़्यादा, और आपका जो इनपुट है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि पहले हमने बात की थी आप अपने अर्निंग्स पे ध्यान दें, इनकम बढ़े आपकी तो सेविंग्स बढ़ेगी, तो इनपुट भी आ रहा है साथ में और 15% उससे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो एक और मिथ है वो कंपाउंडिंग से जुड़ा हुआ, कि लोग जो है चार्ली मंगर को कोट करते हैं कि डोंट अननेसेसरली इंटरप्ट द कंपाउंडिंग, और लोग इसे ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मतलब है कि एक ही स्टॉक खरीद लो, उसको 30 साल 20 साल 40 साल तक रखे रहो। हो सकता है कि चार्ली मंगर का यही मतलब रहा हो उस बात को बोलते हुए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो बहुत सही तरीका है। कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही स्टॉक खरीद लें या जो भी 8 10 स्टॉक हैं और उनको 10 20 30 साल के लिए रखे रहें। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आप की जो टोटल पैसे हैं, आपके जो पोर्टफोलियो साइज है, जो आपकी नेटवर्थ है, वो कंपाउंड करनी चाहिए। तो उसमें सीएजीआर मैटर करता है आपका, ना कि इंडिविजुअली आप स्टॉक कितने समय तक रखते हैं। तो मार्केट में बने रहना जरूरी है कंपाउंडिंग के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप फिर डे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, वरना उसमें चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज हाई। तो वो हो गया कि एक मिथ है जो कंपाउंडिंग का। चलिए, तो अब आते हैं कि हमारी अप्रोच क्या है। तो एक तो होता है आर्बिट्रेरी होप बेस्ड अप्रोच, जो कि 99% लोग मार्केट में फॉलो करते हैं। उसमें वो करते क्या है, वो 400 500, कुछ लोग तो 800 1000 लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर में, और उसमें से किसी ने कोई मेंशन किया स्टॉक XYZ, तो फिर वो देखते हैं, अच्छा ये एक स्टॉक है,
किसी ने लिखा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली ग्रेट है, बिजनेस बहुत अच्छा है, तो लोग देखते हैं अच्छा इसने बोला है ठीक है, उन्होंने क्या किया, पैसे डाल दिए। अब वो स्टॉक 20-25% गिर गया। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि करें क्या इसका। अब उन्हें ये समझ कैसे आएगा जब उन्हें उन्होंने खरीदा, तभी उन्हें ये नहीं समझ आया था कि ये क्यों खरीद रहे हैं। वो तो बस इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि किसी ने बता दिया ट्विटर पे, और तो बस वो खरीद ले रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है। अब लॉस में चला गया तो फिर अब होप बेस्ड न्यूज़ खोज रहे हैं कि कुछ कुछ मिल जाए, कहीं कोई पॉजिटिव बोल दे, तो उससे थोड़ा उनको साहस मिल जाए कि कैसे वो उसको बियर करना है और लॉस में। बट इस अप्रोच से आप कैसे काम कर पाएंगे? आप ऐसे टिप पे निर्भर रह के कि कोई बोल देगा वो देख लेंगे, आप ऐसे करके आप कैसे कर पाएंगे चीजें? तो आपको आर्बिट्रेरी ये होप बेस्ड अप्रोच को छोड़ना है। आपको उसके बजाय एक प्रोसेस बेस्ड अप्रोच अपनानी है। एक सिस्टम जिसमें प्रोसेस है, जिसमें रूल्स हैं, जिसमें डिसिप्लिन है। तो अब उसमें स्टॉक मार्केट में बस आपको तीन चीजें चाहिए। प्री डिफाइंड रिस्क, उसका मतलब ये कि आप स्टॉक खरीदें उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है इसमें, मैक्सिमम कितना रिस्क है। वो 12% हो सकता है, वो 15% हो सकता है, वो 8% हो सकता है, वो आपके ऊपर है। जैसे हम तो जनरली ये ऐसे अप्रोच करते हैं कि 12% लॉस हो गया अगर, तो बस वी स्टार्ट वरिंग अबाउट इट, और 15% हो गया तो हार्ड एग्जिट है, वो हार्ड स्टॉप है। नो मैटर वॉट यू जस्ट एग्जिट इफ समथिंग गोज डाउन एज मच एज 15%। अच्छा, ये जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं और जो ये चार्टिस्ट हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है कि दे अंडरस्टैंड टेक्निकल्स, दे नो स्टॉप लॉस, तो उनके पास प्री डिफाइंड रिस्क है। बट प्रॉब्लम है कि जब वो एक्चुअली ऐसा हो रहा होता है, देन दे एंड अप नॉट ऑनरिंग स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर भी एग्जिट नहीं करेंगे। और ये खासतौर से ये जो लोग जो थोड़ा बहुत टेक्निकल जानते हैं और ये ट्विटर से टिप उठाते रहते हैं, इनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका कन्विक्शन है ही नहीं प्रोसेस पे इनके पास, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं है। ये दूसरे की टिप उठाए और फिर उसमें अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो जिसने एक्चुअली बताया था उसने तो एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि उसका कन्विक्शन है, उसका वो प्रोसेस है, सिस्टम है, मेथड है, उसे पता है वो क्यों कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है। लेकिन ये जिन्होंने टिप बेस उठाया होगा, अब ये स्टॉप लॉस नहीं ऑनर करेंगे। अब ये खोजेंगे कि ये कंपनी इतनी अच्छी क्यों है, इसमें क्या ग्रेट है, ताकि वो उसको रख लें। फिर उससे उनके लॉसेस कंपाउंड हो जाएंगे। भैया आप प्रॉफिट कंपाउंड करने गए थे, आपको अपनी नेटवर्थ बढ़ानी है, पोर्टफोलियो बढ़ाना है, आपको अपनी कैपिटल कंपाउंड करनी है। लॉसेस कंपाउंड करके कैसे होगा ये? तो दूसरी बात हो गई, कट लॉसेस अर्ली। द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव मेड द मिस्टेक, पैटर्न फेल हो गया, जो सोचा था आपने वैसा नहीं हुआ, आप एग्जिट कर दीजिए, लॉसेस बुक कर लीजिए। तीसरी बात, ये होता है लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम। अब उनको ये नहीं पता है प्रॉफिट कब बुक करना है। वो तो वैसे किसी को भी नहीं पता, बट कोई तो सिस्टम होना चाहिए आपके पास। जैसे वो करते क्या है कि उन्होंने स्टॉक खरीदा, वैल्यू बेस्ड अपना वैल्यूएशन निकाला, कैलकुलेशन की, प्रोजेक्ट किया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मल्टीपल असाइन किया, मिल गया भाई कि ऐसा कुछ होना चाहिए, अभी इतने पे सस्ता मिल रहा है, खरीद लेते हैं। ठीक है, आपने खरीद लिया। फिर आपने क्या किया कि वो स्टॉक तो एक ही साल में 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। लेकिन नहीं, आप तो वो आपने तो 4 साल की कैलकुलेशन लगाई थी, 5 साल की। आप वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टर हैं, फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आप ऐसे तो बेच नहीं सकते क्योंकि एक ही साल हुआ है अभी। फिर क्या होगा? फिर अगले 6 महीने 8 महीने में वो स्टॉक आधा हो गया, तो आपने जो वो 5 गुना 6 गुना स्टॉक हुआ था, वो अब 2-3 गुना बचा, और इसी बीच आपने कहा और खरीद लिया, तो प्रॉब्लम आपकी और बढ़ गई। ठीक है, तो क्यों आपको अननेसेसरली अपने रिटर्न्स डाइल्यूट करने हैं? तो आपको पहले से पता है, आप जब ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं, पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये काम करेगा तो क्या कर सकता है ये पॉसिबली। तो जब वो होगा, आपके एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर गया स्टॉक, आपने कुछ पैसे निकाल लिए उससे। या तो वो तरीका हो सकता है, कुछ निकाल लिए, पूरे निकाल लिए, आपके ऊपर है।
या ये हो सकता है कि आप कोई मेथड प्रॉफिट बुकिंग का फॉलो करते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या समथिंग, बट वो सब थोड़ा मुश्किल होता है इम्प्लीमेंट करना, तो उससे भी आसान तरीका है 40 60 1/3. What is it? It's a profit booking code that we like. आपने पोजीशन इनिशिएट की, स्टॉक जो है वहां से 40% अप हो गया, फिर आपने क्या किया, 1/3 आपने पोजीशंस एग्जिट कर दी, 2/3 अभी भी आपके पास है, स्टॉक फिर से रैली किया और नेट नेट आपके फर्स्ट बाय से अभी भी स्टॉक 60% अप है, आपने अनदर 1/3 बेच दिया, तो आपने 2/3 बेच दिए, फर्स्ट 1/3 बेचा 40% अप पे, सेकंड 1/3 बेचा 60% अप पे, और आप अभी 1/3 है आपके पास स्टॉक। इसमें होगा ये कि आपके जो पैसे थे, ओरिजिनल इन्वेस्टेड कैपिटल थी, वो सारी वापस आ गई आपके पास, जब आपने 1/3 सेल किया 40% और 60% अप पे, तो आपके पैसे वापस आ गए। अब दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम फोकस करते हैं रिग्रेट मिनिमाइजेशन पे मार्केट में, आप प्रॉफिट नहीं मैक्सिमाइज कर सकते। आपको किस चीज़ से ज़्यादा दुख होता है, क्या चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल बनाती हैं, क्या चीज़ें आप में रिग्रेट इंड्यूस करती हैं, उन पे आप काम करिए कि उनको कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिग्रेट कैसे मिनिमाइज करें वो ऐसे, अब आपने अपने पैसे निकाल लिए, अब स्टॉक क्या कर सकता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ये नहीं किया होता और स्टॉक बढ़ रहा होता, बड़े खुश होते, क्योंकि आपने बेचा भी नहीं है, स्टॉक बढ़ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये भी तो हो सकता है स्टॉक गिर जाए, घट जाए, तो फिर आपको दुख होगा कि आपने बेचा नहीं। और अगर आपने पूरा बेच दिया स्टॉक सारे और वो फिर भी बढ़ गया, तब भी आपको दुख होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके अपने पैसे वापस आ गए, तो अगर स्टॉक अब घटेगा तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपके जो वो शेयर्स हैं वो प्रॉफिट वाले शेयर्स हैं। और अगर स्टॉक बढ़ेगा तब भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अभी भी ओरिजिनल का 1/3 शेयर्स तो अभी भी है जो बढ़ रहा है। तो आप दोनों साइड से थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे। तो ये हुआ, तो प्रॉफिट बुकिंग कोड जरूरी है, 40 60 1/3। ये आप हमारे ट्विटर टाइमलाइन पे सर्च कर सकते हैं, एक इमेज फाइल है जिसमें डिटेल में ये सब समझाया गया है। अच्छा, एक चीज है कि मार्केट में लोग अपने आप को बहुत होशियार समझने लगते हैं, वो सोचते हैं कि वो जो जानते हैं वो बाकी लोग नहीं जानते और मार्केट गलत है। ऐसा यूजुअली नहीं होता है, यूजुअली मार्केट सही होती है, बाकी लोग गलत होता है। बिकॉज if you see that something is very cheap because you think it is cheap, then either you are mad or everybody else is mad. बट पॉसिबिलिटी कि बाकी सारे लोग पागल हों rather than कि आप पागल हों, बहुत कम है। आपका पागल होने की ज़्यादा संभावना है rather than कि सारे लोग पागल हो, ठीक है। तो मार्केट में ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज मार्केट डूइंग। ये नहीं दिमाग लगाना है कि मार्केट को ये करना चाहिए, ये चाहिए में ही अपने आप में प्रॉब्लम है। तो चाहिए पे कम फोकस करें कि मार्केट को क्या करना चाहिए, बट इस बात पे फोकस करें कि मार्केट क्या कर रही है। और देखिए, आपको पैसे कमाने हैं, मार्केट को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपको चाहिए मार्केट से। मार्केट आपके लिए नहीं एडजस्ट करेगी, आपको एडजस्ट करना है मार्केट के लिए। मार्केट अगर कुछ ऐसा बिहेव कर रही है जो कि बहुत ही वियर्ड है और अनबिलीविएबल है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप बाहर निकल आएं, उसमें आप कोई पोजीशन ही ना लें। लेकिन आप जो है मार्केट से लड़ने की कोशिश ना करें, नेवर फाइट द ट्रेंड, यू कैन नेवर फाइट द मार्केट। मार्केट इज सुप्रीम, नो बडी इज मास्टर इन द मार्केट, everybody is student of the market, we are, you are, everybody else, nobody is actually master, there is only one master, which is market. So focus on what is the screen telling you, not what you think it should be. Okay, so finally this image that you're seeing, you see there are pillars one above, as you see in the image, एक के ऊपर एक पिलर दिखाई दे रहा है। उसमें आइडिया ये है, लोग बोलते हैं कि अगर आप प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करने से कोई आज तक वेल्दी नहीं हुआ है। थोड़ा सा बहुत ही रिपीटेड कोट है ये, बट मोस्टली मिस इंटरप्रेटेड है। देखिए,
अगर आपने लॉसेस बहुत कम पे लिमिट कर दिए हैं और ठीक ठाक या उससे अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो अगर आप प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं उसके बावजूद आप वेल्दी हो जाएंगे। ये यही यहाँ पे वही आइडिया दिखा रहे हैं। ये जो सबसे अंदर वाला पिलर है दैट यू सीइंग, ये पिलर जो है बेसिकली आपकी बेस कैपिटल है। फिर आपने प्रॉफिट बुक किया, आपकी कैपिटल बढ़ गई, सेकेंड पिलर पे आ गए। ऐसे ही आपने अगली बार प्रॉफिट बुक किया तो अगले पिलर पे आ गए, फाइनली बहुत ऊपर आ गए और आपकी कैपिटल जो कि बेस कैपिटल है वो बहुत बढ़ गई है ओरिजिनल बेस कैपिटल से। तो वो आइडिया है। आपको किसी और मेट्रिक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस एक ही मेट्रिक है जो मैटर करती है, एंड दैट इज CAGR. Look at your CAGR. That is the only thing that matters. Not how much you have put in there, not how much you have put in, how many stocks. ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे आपके रिटर्न्स क्या हैं, CAGR वही मैटर करता है। उस पर फोकस बनाए रखें, बाकी नॉइज पे ध्यान ना दें। सो ये आइडिया है इसका। अब देखिए, BNP प्रो ये कोई स्टॉक टिप और ये सब ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, लर्निंग इनिशिएटिव है वेयर वी आर ट्राइंग टू लर्न टुगेदर विद ईच अदर, हेल्पिंग ईच अदर, एंड उसका रिजल्ट ऐसा हम चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ सीखें, सारे लोग आगे बढ़ें, पैसे कमाएं, वेल्थ कंपाउंड करें अपनी। दैट इज द आइडिया इन मार्केट। आपको हमेशा अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए कि कौन से पैटर्न है जो काम कर रहे हैं। आप देखिए कि कौन से स्टॉक हैं जो नया ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। फिर देखिए कि क्या उस सेक्टर के और स्टॉक हैं जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, उनमें भी कोई ऐसा ऑल टाइम हाई ऐसा कुछ चल रहा है। और अगर ऐसा चल रहा है तो यकीन मानिए आपके हाथ में एक सेक्टोरल ट्रेंड आ गया और आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप उसमें बुरा स्टॉक भी चुनेंगे ना, अगर सेक्टोरल ट्रेंड आपने कैच कर लिया तो आप अच्छे पैसे कमाएंगे। इस चीज पे हमारा फोकस है। इस चीज पे फोकस करना उतना मुश्किल काम नहीं है। आपकी पीस मेंटेन रहेगी, यू वोंट लूज योर बैलेंस कि बहुत रेड में पोर्टफोलियो चला गया, क्योंकि आप यहाँ पे अननेसेसरली आप वैल्यू इन्वेस्टर बनने की कोशिश कर ही नहीं रहे। सो वो आइडिया है। आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, फिर आपने देखा कि वो जो अर्ली पार्ट ऑफ पैटर्न है वो किसी एक और स्टॉक में मैच कर रहा है, और आपने देखा कि वो स्टॉक जो पहला था उसने बाद में बहुत अच्छे रिटर्न दिए, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो दूसरा स्टॉक आपने देखा सेम पैटर्न पे है उसमें भी ऐसी संभावना बनती है। बस उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप गलत कब होंगे, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, कब आपको पता चलेगा कि आपका पैटर्न एक्चुअली फेल हो गया, बस उसका ध्यान रखना है। आंखें खुली रखें, जबरदस्ती में ज्ञानबाजी में मत पड़ें। नाउ व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द ट्रेंड्स, अब ये ट्रेंड्स ये नहीं है कि छोटे मोटे इधर उधर, बट आपकी सोसाइटी में थोड़ा स्केल में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे कि आपने कोई ट्रेंड देखा तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या कोई कंपनी है जो लिस्टेड स्पेस में है जिससे आप उस ट्रेंड का फायदा उठा सकें, जो हैबिट्स चेंज हो रही हैं लोगों की उसका फायदा उठा सकें। अगर ऐसा नहीं है कि कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है तो कम से कम ऐसा तो हो सकता है कि आप अवॉइड कर सकें मिस्टेक, क्योंकि आपने ट्रेंड ऑब्जर्व कर लिया पहले ही। अब जैसे जैसे हमने देखा लॉकडाउन के पहले भी ऐसी हालत थी, लॉकडाउन ने एक्सेलरेट कर दिया। एक घर है उसमें 8 लोग हैं, सबका एज ग्रुप अलग है, सबके टेस्ट अलग हैं, डिफरेंट टाइप का कंटेंट देखना है, एक दो टीवी से काम नहीं चल सकता। तो जो ये सर्विसेज हैं केबल चैनल चैनल की, अब उनका रिलेवेंस बहुत कम हो गया है पहले से। तो अब उसमें बात क्या हुई कि लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना ज़्यादा ठीक लगता है। कोई स्ट्रीमिंग का ले लिया, कोई एक सीरीज आई वो अच्छी लग रही है, वो सोनी लिव पे आ रही है, जैसे ये स्कैम 1992 अभी आ रही है, तो वो ले लिया, वो देख रहे हैं। ठीक है, किसी और को कुछ और पसंद है, उसने नेटफ्लिक्स ले लिया, नेटफ्लिक्स पे आ रहा है कुछ। ठीक है, तो जैसे GTPL हैथवे एक कंपनी है जिनका दो बिजनेस है मेन, एक केबल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का है, दूसरा ब्रॉडबैंड का है। बट जो ब्रॉडबैंड से आते हैं पैसे रेवेन्यू, वो बहुत ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू केबल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन से जो पैसे आते हैं। तो
हमने उसके बारे में पढ़ा देखा, लेकिन हमें वो ट्रेंड से उतना सही नहीं लगा, सो वो हमने नहीं, उसमें आइडिया हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर ये आता है ये पीवीआर आइनॉक्स, आपने देखा होगा इनकी भी वही प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर 20-30% लोग भी छोड़ दें सिनेमा हॉल जाना, तो इनकी तो जो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है, जो नंबर्स बिल्ट हैं प्राइसेस में, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अवॉइड कर सकते हैं मिस्टेक। तो ऑब्जर्व कि क्या चल रहा है आपके आसपास, और हमेशा आप सही सवाल पूछें, आस्क द राइट क्वेश्चंस। वो 4 ही सवाल हैं। पहला सवाल ये कि मार्केट क्या सिग्नल कर रहा है। आप अपना दिमाग ना लगाएं कि आपका दिमाग क्या सिग्नल कर रहा है, आप दिमाग लगाएं कि मार्केट क्या सिग्नल कर रहा है। और मार्केट के पास बस एक ही चीज है जिससे वो सिग्नल कर सकता है। मार्केट डायनामिक्स हैज ओनली वन पैरामीटर टू सिग्नल, दैट इज प्राइस, nothing but price. Price is truth. Your opinion, your, you know, intellectual arguments, they don't count for much. What market is doing, telling you through price, is actually the fact. This is the truth. तो अगर मार्केट में किसी को कोई ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, नया हाई बनाता चला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सिग्नलिंग ऑफ मार्केट। दूसरा, एक क्वेश्चन है कि अगर आपने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट के सिग्नल को आप समझ गए, आपने पोजीशन लेने की डिसाइड कर ली, तो उसके पहले आपको ये देखना है कि आप ये कैसे पता करेंगे कि आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया, गलत ट्रेंड था वो। तो उस पे आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू, हाउ वुड यू नो इफ यू वर रॉन्ग। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका ट्रेंड सक्सेसफुल हो गया, आपका पैटर्न सक्सेसफुल हो गया, तो आप उससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। अगर वो काम कर जाता है तो वो भी पता होना जरूरी है। एंड देन फाइनली इट इज अबाउट प्रॉफिट बुकिंग कोड 40, 60, 1/3 we already talked. There are so many, you know, other things जो आपको जो भी सूट करे उसके हिसाब से कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास कोई एक सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा सिस्टम है, कौन सा प्रोसेस है। सिस्टम और प्रोसेस होना ही अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जस्ट वन थिंग मोर विच इज, जो ऑल टाइम हाई है या मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्टॉक जिनकी हम बात करते हैं, उनमें यही होता है कि कुछ तो उसमें ऑल टाइम हाई बना रहे होते हैं नया, कुछ उसमें बहुत साल बाद ब्रेकआउट दे रहे होते हैं। तो अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है या बहुत सालों बाद ब्रेकआउट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि फंडामेंटली उस स्टॉक में बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है फंडामेंटली स्टॉक के लिए। फंडामेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो वो बात होगी, फंडामेंटल स्ट्रांग है, और मार्केट देख रहा है कि फंडामेंटल कंपनी के आगे चल के और अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात है कि ओवरहेड सप्लाई, मतलब देखिए, अगर कोई एक स्टॉक है जैसे आईटीसी, आईटीसी की प्रॉब्लम क्या है, आईटीसी बढ़ता है फिर घट जाता है। क्यों? क्योंकि आईटीसी बहुत से शेयर्स, बहुत से शेयर होल्डर, ट्रेडर, इन्वेस्टर हैं जिन्होंने आईटीसी ले रखा है बहुत हाई प्राइस पे। अब वो देखते हैं थोड़ा सा बढ़ता है स्टॉक, तो वो सोचते हैं चलो अब लॉस घट गया है, कुछ लोगों का लॉस बराबर हो गया, वो बेचने लग जाते हैं, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, बाइंग प्रेशर घट जाता है और प्राइस गिर जाते हैं। अब लेकिन इमेजिन करिए एक स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो उसमें तो जितने लोग हैं, बहुत ही मिनिस्क्यूल लोगों को छोड़ दो, तो सारे लोग तो प्रॉफिट में है। तो अगर वो और बढ़ेगा तो उसमें सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा ना, उसमें तो और बढ़ने से सेलिंग प्रेशर घटेगा, इनफैक्ट बाइंग प्रेशर आएगा। कैसे? क्योंकि जो लोग ओरिजिनली उस स्टोरी को रिजेक्ट कर रहे थे कि अरे नहीं कुछ नहीं है, वो ऐसे ही बढ़ रहा है, वो ज़्यादा नहीं चलेगा, बाद में उसमें कुछ हो जाएगा, वो गिर जाएगा, वो ये हो जाएगा, जब वो देखते हैं कि स्टॉक बढ़ता ही चला जा रहा है, तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से वो भी आके खरीदने लगते हैं। तो इनफैक्ट सेलिंग प्रेशर छोड़िए, बाइंग प्रेशर बढ़ने लगता है, तो ओवरहेड सप्लाई बहुत ही कम होती है जो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है। तो ये बात हो गई। तीसरी बात है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम।
अब वो उसी से जुड़ी हुई बात है कि जो लोग पहले साइड लाइन में बैठे थे नहीं खरीदेंगे, जब वो लोग भी आके खरीदने लग जाते हैं, बाइंग प्रेशर और बढ़ जाता है, सेलिंग प्रेशर और कम हो जाता है। तो मोमेंटम स्टॉक का जो था वो ऑलरेडी स्ट्रांग था, तभी वो ऑल टाइम हाई और मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा था। और अब तो और भी ज्यादा मोमेंटम बढ़ जाएगा, खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे इसकी वजह से। ठीक है। फाइनली आपका एम एक ही होना चाहिए मार्केट में, हाउ टू मेक थिंग्स बेटर, मेकिंग इट बेटर, दैट इज द ओनली थिंग विच इज, मार्केट में आप हैं, आप गलतियां करेंगे, जैसे लाइफ में गलतियां करते हैं, पढ़ाई में गलतियां करते हैं, करियर में गलतियां करते हैं, डेली अपने जो काम करने हैं उसमें गलतियां होती हैं, वैसे मार्केट में भी गलतियां होंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप उनको जल्दी से रिकॉग्नाइज करें, आपके पास सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए रिकॉग्नाइज करने का कि आपने गलती कर दी। कैसे आपको पता चलेगा कि आपने गलती कर दी? फिर दूसरी बात है कि आप जो नए पैटर्न आ रहे हैं उन पे नज़र लगा के रखें कि वो नया पैटर्न क्या है जो इमर्ज हो रहा है, क्योंकि उनमें ही ज़्यादा बड़ी लो रिस्क ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ पे बहुत बढ़िया चांस होता है वेल्थ क्रिएशन का। तीसरी बात यह है कि कोई चीज़ काम कर गई या कोई चीज़ फेल हो गई, दोनों सिचुएशन में आपको पता करना चाहिए कि क्या हुआ। कोई चीज़ तो सक्सेसफुल हो गई लेकिन उस तरीके नहीं हुई जिस तरीके आपने सोचा, तो आप पता करें कि उसमें क्या गलती हो गई, क्या गड़बड़ थी, आपने क्या सोचा था जो वैसा नहीं हुआ। तो ये रही हमारी प्रेजेंटेशन, पहली वीडियो मीट। वी होप टू मेक इट क्वार्टरली, बेसिकली थर्ड सैटरडे ऑफ every quarter, so that will take us to January 2021, third Saturday. Thank you for watching this video. Hope you enjoyed it. Please like and share the video. You can subscribe to the YouTube channel and click on the bell icon to get the timely updates. Thank you.